हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ जबरदस्त बिंदास होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूपी टेट 2026 यानी जिन भी बच्चों ने यूपी टेट 2026 का जो 2 जुलाई का पेपर था यानी शिफ्ट दूसरा 2 जुलाई शिफ्ट दूसरी थी जिनका, और जूनियर वर्ग से जिन्होंने यूपी टेट का फॉर्म डाला था और उनके सब्जेक्ट सीडीपी, हिंदी, संस्कृत और मैथ साइंस यानी विज्ञान वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए आंसर की आ गई है। आज के इस वीडियो में मैं सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर बताने वाला हूं, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी, संस्कृत और मैथ साइंस, सारे के सारे आंसर बताने वाला हूं। तो आप इन सारे के सारे क्वेश्चनों को चेक कर लीजिए और अपना स्कोर देख लीजिए कि आपके कितने नंबर इसमें प्राप्त हो रहे हैं। तो बिना समय गवाते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और एक एक करके क्वेश्चन को आपको समझना है और अपना आंसर चेक करना है। ठीक है, चलिए, ये रहा हमारा बेटा पहला क्वेश्चन। बाल विकास है हमारा पहला। ठीक है, पहले हम बाल विकास को करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने बेटा पेपर दिया है यूपी टेट का 2026 का, ठीक है, तो वो अपना आंसर जरूर चेक कर लें। पहला क्वेश्चन है, विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि क्योंकि तो पहले क्वेश्चन का जो बेटा करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे, पर्यावरण आनुवांशिक क्षमता को आकार देता है। यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोर बातों को दर्शाते हैं। किन बातों को दर्शाते हैं? तो पहचान की खोज को दर्शाते हैं, अपनी पहचान की खोज को दर्शाते हैं बेटा। तो दूसरे का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ चलते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए, किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता कारण से बढ़ती है। किन कारणों से बढ़ती है? अमूर्त चिंतन। किससे बढ़ती है? अमूर्त चिंतन से बढ़ती है। तो यहाँ पे तीसरे का ऑप्शन बी यहाँ पे होने वाला है। किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह अधिक ध्यान केंद्रित करता है। क्यों करता है? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर बेटा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे यहाँ पे जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए, इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन है, कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। यह सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। कौन दर्शाता है? तो यहाँ पे है स्फूर्त अनुकूलन। स्फूर्त अनुकूलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने स्फूर्त अनुकूलन पे टिक लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, स्फूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें क्या होता है? स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं। चलिए, इसी के साथ किशोर अवस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? सामाजिक एकीकरण बेटा। इससे सामाजिक एकीकरण से यहाँ पे बढ़ता है। तो 7 का ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां है, किशोर अवस्था में संतुलित विकास इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण पर निर्भर करता है बेटा। यहाँ पे ऑप्शन ये हम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नकारात्मक
सुदृढ़ीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि यह क्या होता है, प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है बेटा, प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। किशोरों में आत्म चेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, बेहतर सोच हो सकती है बेटा, क्या होगी, बेहतर सोच। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव काफी हद तक प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं, तो हार्मोनल परिवर्तन के कारण होते हैं बेटा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप अपने क्वेश्चन को चेक करते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है। शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत क्या है बेटा, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, ये हमारा क्या है, शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है। पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं। कब से सोचना करते हैं, अमूर्त रूप से सोचना करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह क्या होता है, व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो छात्रों को समस्याओं की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है वह निम्न का प्रयोग कर रहा है। किनका कर रहा है, जांच आधारित अधिगमन। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता दूं बेटा कि ये 2 जुलाई शिफ्ट दूसरे का पेपर में सॉल्व करा रहा हूं जो कि विज्ञान वर्ग के लिए है। ठीक है, चलिए जिन भी बच्चों ने 2 जुलाई को पेपर दिया है और दूसरी शिफ्ट है इनका, वो अच्छी तरीके से इसको चेक करते रहें। चलिए, शिक्षण की प्रभावशीलता तब बेहतर होती है जब क्या होती हैं, विधियां अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का है, निरंतर सुदृढ़ीकरण से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो सुदृढ़ीकरण बंद होते ही यह जल्दी बुझ जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र, जो दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता है, छात्र गणित पढ़ते समय सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त करेगा, तो वो स्पर्शनीय ग्राफिक्स और ऑडियो व्याख्या से करेगा बेटा। ठीक है, स्पर्श कर करके, वो हाथों से स्पर्श करके ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है एक दृष्टिबाधित छात्र। इस चीज को आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र नए संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है क्योंकि सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, एक श्रवणबाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है। किससे मिलता है, दृश्य संकेत और लिखित सहायता से। दृश्य संकेत यानी दृश्यों को, चित्रों को देख करके और लिखित सहायता से वो बेटा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। जब किशोर किसी एक असफलता को लेकर अति सम्मानीकरण करते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूँ, तो यह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, संज्ञानात्मक विकृति, यानी संज्ञानात्मक विकृति जो दोष है उसको दर्शाता है बेटा। यहाँ पे किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से में मदद मिलती है। किसमें मिलती है, समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में
समय पर अगर हस्तक्षेप करते हैं तो इससे क्या होती है, अक्षमता की शीघ्र पहचान में मदद मिलती है बेटा। समावेशी शिक्षा में जरूरत न होने पर भी बहुत ज्यादा मदद देने का परिणाम यह हो सकता है, क्या हो सकता है, निर्भरता बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, निर्भरता यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक चीज और बेटा मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे आप लोगों के आंसर चेक करा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं विस्तार से आपको बताने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े जल्दी जल्दी आपके क्या हो जाए, आंसर आपके चेक हो जाएं और आप अपने आंसर चेक कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें काफ़ी टॉपिक्स को भी कवर करना है। जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं वे किसको बढ़ावा देते हैं, को बढ़ावा दे रहे हैं, किसको, संदर्भित अधिगमन को बेटा वो बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं। स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, अपने नियंत्रण में व्यवहार से बेटा, किसमें, अपने नियंत्रण में व्यवहार से। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, जब किशोर नियमों और अधिकार को चुनौती देना शुरू करते हैं तो उनमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है, कौन सी होती है बेटा, तार्किक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तार्किक जो तर्क है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं, स्वायत्तता का भी अनुभव करते बेटा तब होता है। एक ऐसा सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है वह इसका उपयोग कर रहा है, क्या उपयोग कर रहा है, व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमने बाल विकास के जो 30 क्वेश्चन आते हैं बेटा वो सभी क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया है, उनके आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप अपने बाल विकास के जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं तो उसको चेक कीजिए और सही बताइए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपके बाल विकास यानी CDP के कितने क्वेश्चन सही हैं। इसी के साथ हम इसके बाद चेक करेंगे हिंदी टॉपिक्स को बेटा, क्या करेंगे, हिंदी को हम चेक करेंगे। ठीक है, अब हम बेटा यहाँ पे हिंदी जो हमारा भाग दूसरा है, ठीक है, तो उसको हम चेक करने वाले हैं हिंदी को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है, पूर्ण विराम का बेटा, वह घर गया, ठीक है, क्या तुम ठीक हो, यह एक अच्छा विचार है, वह पढ़ रहा है। बेटा यहाँ पे देखो क्या तुम ठीक हो, क्या यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है गलत कौन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगना चाहिए था और यहाँ पे इन्होंने फुल स्टॉप लगा रखा है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा किस समास उदाहरण है, यानी जो महात्मा है वो किस समास का उदाहरण है बेटा, यहाँ पे देखना बेटा, जो दिगु होता है आपका, जो दिगु होता है बेटा वो संख्यावाची होता है, उसमें संख्याओं का बोध होता है। द्वंद होता है उसमें ये योजक चिन्ह लगा होता है बेटा, या विग्रह में और होगा जो कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये दोनों तो बेटा पहले ही गलत हो गए। तत्पुरुष में बेटा कारक चिन्ह होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा, कर्मधारय यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है बेटा। विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे पहचानिए। ये बेटा वर्ड लिखे हुए हैं, इनमें बताना है कि गलत कौन लिखा है।
पद्धति, पद्धति बिल्कुल सही लिखा है, ब्रह्मा भी ऐसा ही लिखते हैं, कानून भी सही लिखा है। अवधि बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवधि को हम बड़ा धी लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, बड़ा दी, ये हमारा करेक्ट वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे छोटी ही की मात्रा है इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी 33 का ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है, सही बताना है, ये 4 वर्ड लिखे हैं कि इनमें सही कौन लिखा है। विक्रम, क्या हम विक्रम को ऐसे लिखते हैं, या विक्रम, ये तो बेटा पहले ही गलत हो जाएगा, विक्रम ऐसे नहीं लिखते हैं, विक्रम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ऐसे चेक करना है बेटा, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद है ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना कैसे हो जाएगा बेटा, करारा जवाब देना, ईंट पर पत्थर मारना, इनमें से कोई नहीं बेटा, करारा जवाब देना। कहते हैं कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, यानी उसको उसकी भाषा में समझा दिया, उसको हमने करारा जवाब दिया उसकी बातों का। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, तो बेटा यहाँ पे संयुक्त वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ है, कहते हैं हमने आकाश पाताल एक कर दिया, यानी बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया है यहाँ पे, तो कठिन परिश्रम करना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें कौन सा शब्द सही है, ये बेटा अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है, इनमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय कौन सा सही लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अनुनासिक किसे कहते हैं बेटा, तो एक चीज ध्यान देना बेटा कि हिंदी हो, संस्कृत हो, या सीडीपी हो, या विज्ञान हो, कोई भी ऐसा विषय हो और 4 विकल्प दिए हों, तो उसके 99% चांस है कि जो विकल्प ज़्यादा बड़ा होगा, क्या होगा, ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि वो करेक्ट आंसर ही होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो अनुनासिक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बड़ा विकल्प है बेटा वो ऑप्शन ए है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी ऑप्शन ए होगा। ऐसे बड़े या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं बेटा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे का पुरुष का सही समास विग्रह होगा बेटा, कायर पुरुष में, का पुरुष में कायर तक, कायर है जो पुरुष, हाँ कायर है जो पुरुष बेटा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कायर है जो पुरुष, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगत और आगत युग्म शब्दों का सही, आगत गत में से होता है लत, आ लग जाए तो बुरी लत, यानी बुरी गति, क्या हो जाएगी, बुरी गति, और आगत में से होता है आया हुआ, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुरी गति और आया हुआ। स्रा का सही वर्ण क्रम है बेटा, स्रा का, तो स्रा का जो बेटा सही क्रम होता है वो आधा सीटी वाला सा और पूरा रा। राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, यह कौन सा वाक्य है, तो बेटा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य बेटा, ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, लोक प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा बेटा, लोक धन ईश्वर, तो क्या हो जाएगा, लोकेश्वर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इनमें सही अनुस्वर शब्द कौन सा है, ये बेटा 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें बताना कि सही कौन सा लिखा है, तो सांगत्य, ये बेटा ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, क्या बताना है बेटा, तद्भव बताना है, तो यहाँ पे कान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कान हमारा कैसा होता है, ये तत्सम होता है, कान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है,
चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात को चुनिए। तो यहाँ पे बेटा किसी ने घायलों की सुध तक, ये तक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। किसी ने घायलों की सुध नहीं ली, तो ऑप्शन सी यहाँ पे तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक। यह भारतीय सेना है। भारतीय सेना कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है बेटा। तो यहाँ पे समूहवाचक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रहार और प्रहर युग्म का उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प बेटा, तो प्रहार, प्रहार में चोट करना, किसी पर प्रहार करना, चोटित करना, तो यहाँ पे हो जाएगा चोट, और प्रहार में होता है समय। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे होता है कौन सा हो जाए? गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते हैं कि पुरानी बातें याद कर रहे हैं, तो पुरानी बातों को याद करना, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगत धन आनंद का संधि रूप क्या है बेटा? तो यहाँ पे जगत धन आनंद का सही रूप हो जाएगा जगदानंद। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो बेटा ये रहा। समानाधिकरण और व्यधिकरण किस व्यय के भेद हैं? तो यहाँ पे बेटा समुच्चय बोधक के भेद हैं ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है? जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा कौमा, जब मैं घर पहुंचा बेटा ये पूरा वाक्य हो गया, तब वह सो रहा था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगना था बेटा, यहाँ पे नहीं लगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट गलत हो जाएगा। यहाँ पे तब के बाद लगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मैं घर पहुंचा तो एक सेंटेंस हमारा पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, और यहाँ पे तो जब के बाद ही लगा दिया, तो ये तो गलत होने वाला है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। श्याम पानी पीता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। चलिए अब बेटा आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमें ये क्या दिया है? एक गद्यांश दिया है बेटा। इस पैराग्राफ को हमको पढ़ना है और इसी में इनके क्वेश्चन हमको छांटना है। यहाँ पे इसके क्या करना है? क्वेश्चन हमें देना है आंसर। देखिए जब आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो सारे आंसर बन जाएंगे। गद्यांश के अनुसार कृष्ण चंद्र जी किस नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे? तो यहाँ पे प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि के वो क्या थे? साहित्य के पक्षधर थे। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे बेटा तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। गद्यांश के अनुसार कृष्ण चंदन की लोकप्रियता के अन्य कारण हैं। क्या कारण है? काव्यात्मक, रोमानियत और शैली की विविधता, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार कृष्ण चंदन किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? उर्दू कथा साहित्य, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त अक्षर कहते हैं उनको हम। ठीक है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें बताना है तत्सम बेटा। तो देखो प्यास, प्यारा, दिया, सबसे अलग थोड़ा लग रहा है हमें पिपासा। क्या हो जाएगा? पिपासा, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर तंती के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है? भोजन गुजरता है क्या? पानी गुजरता है क्या? रक्त गुजरता है क्या? नहीं बेटा, क्या गुजरती है? हवा गुजरती है, तभी तो स्वर निकलते हैं, हवा के बिना कैसे निकलेंगे? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने
हिंदी के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। आपका काम क्या है बेटा कि आप हिंदी के क्वेश्चनों को चेक कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने हिंदी में अपना कितना स्कोर प्राप्त किया है, हिंदी में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ये मुझे कमेंट में जल्दी से आप बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे, चलिए इसी के बाद हम संस्कृत भाषा को चेक करने वाले हैं। बेटा जिन भी बच्चों ने हिंदी लिया होता है भाषा, हिंदी तो कंपलसरी है, हिंदी के बाद अगर कोई बच्चा संस्कृत और इंग्लिश में से कोई एक लेता है तो सबसे अच्छा ऑप्शन उसके लिए संस्कृत होता है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का मेल खाता है। अगर आप इंग्लिश लेते हो तो वो थोड़ा अलग आपका सब्जेक्ट पड़ जाएगा। अगर आपने हिंदी अच्छी तरीके से कंप्लीट की है तो काफ़ी हद तक चांस है कि हिंदी पढ़ने के बाद आपको संस्कृत बन जाएगी काफ़ी हद तक। लेकिन हिंदी आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है और आप सोचोगे कि हमको इंग्लिश बन जाएगी, तो आपको बनने वाली नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं संस्कृत को। वनम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। क्या करना है? वनम शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काननम। काननम बेटा वनम का पर्यायवाची शब्द होता है। पाक कर्ता भोजनम पच्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे बेटा कर्म वाच्य यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्म वाच्यम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपविशति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे बेटा स्पष्ट दिख रहा है आपको उप क्या है? यहाँ पे विसर्ग है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छम रसम पद में विशेषण पद कौन सा है बेटा? तो यहाँ पे जो विशेषण है स्वच्छम है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बेटा। चलिए राजमार्ग प्लस दीर्घा में विसर्ग संधि के अनुसार कौन सा रूप उचित है? तो बेटा दोनों को जब मिलाओगे आप तो राजमार्गो दीर्घा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यक्षति रूप किस लकार से संबंध है? बेटा जो यक्षति है आपका वो लट लकार से संबंधित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आश्रमस्य उपमार्ग के लिए कौन सा समस्त पद उचित है? तो बेटा यहाँ पे आश्रमस्य उपमार्गम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे संस्कृत के जो क्वेश्चन है चेक करने हैं। इसके साथ चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है। चित्रकारा शब्द का तृतीया बहुवचन रूप क्या है? चित्रकारा का बेटा बताना है। तो यहाँ पे चित्रकारही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठिका सभागारे लिखति वाक्य में सभागारे किस कारक का उदाहरण है? ये बताना है बेटा। तो यहाँ पे अधिकरणम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रीडकायः धाव्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बेटा कर्म वाच्यम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा है अगला क्वेश्चन, हस्तः शब्द का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे बेटा पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। हस्तः, तो हस्त में होता है बेटा हाथ, तो हाथ को हम संस्कृत में कहते हैं कराह, यानी कराह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विन्यास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। विन्यास बेटा पहला वर्ड देखेंगे तो विन्यास क्या आ जाएगा? वी। कहाँ है? ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्यति रूप किस लकार से संबंध है? तो बेटा पश्यति जो है हमारा वो लट लकार से संबंधित है। देखिए इसी तरीके से अभी हमने क्या था ना, यहाँ पे यच्छति में क्या था? लट लकार था। उसी तरीके से पश्यति है बेटा, तो इसमें भी लट लकार होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है प्रकाशः शब्द का विलोम शब्द चुनिए। प्रकाशः शब्द का विलोम शब्द, प्रकाश में होता है उजाला, उजाला रोशनी, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अंधकारम। तो यहाँ पे हो जाएगा अंधकारः, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्राणि शाखात पतंती वाक्य में शाखात किस कारक का उदाहरण है बेटा? ठीक है, तो आपने अगर कारक चिन्ह पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से जो होता है बेटा वो से द्वारा होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जो बेटा यहाँ पे अपादान से होता है ना जी,
ये अलग होने के लिए होता है। जब हम किसी से अलग होते हैं तो बेटा पत्राणि शाखात पतंती, यानी जो जो पत्ते हैं वो पेड़ से क्या हो रहे हैं, अलग ही तो हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे अपादानम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से लगा देते, लेकिन जो से होता है बेटा यहाँ पे वो द्वारा के लिए होता है, एक दूसरे का संबंध बताते हैं। वो अपादान होता है, वो एक दूसरे से अलग होने के लिए बताया जाता है, इसलिए यहाँ पे अपादानम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पष्टम शब्द का विलोम शब्द, बेटा स्पष्ट, स्पष्ट का क्या हो जाएगा, अस्पष्ट, करेक्ट आंसर है अस्पष्टम। सदा सत्यम वादम वालक, वाक्य में अवयव पद कौन सा है, बेटा इसमें देखना पड़ता है अवयव, तो सबसे पहला वाला वर्ड देखेंगे सदा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सदा हमारा। ठीक है, धेनु, धेनुआ शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है बेटा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा धेनुआ। मिल, धातु में कित्वा प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप उचित होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मिलित्वा, क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के मिलित्वा बना लेंगे बेटा, करेक्ट आंसर। वनात आगता के लिए कौन सा समस्त पद है, तो यहाँ पे बेटा वनाता गता, वनाता गता, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत् धन जना में व्यंजन संधि के अनुसार कौन सा रूप हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा तत् जना, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा तत् जना, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि के अनुसार। अगला क्वेश्चन है अत्र बालकः पुस्तकम पठति, वाक्य में अवयव पद कौन सा है बेटा, अभी यहाँ पे बताता कि पहला वर्ड देखते हैं, तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है बेटा अत्र है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बेटा जो पहला वर्ड हमारा कौन सा है, यहाँ पे अत्र है, तो अत्र हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे जो अव्यय देखा जाता है बेटा वो पहला वर्ड देखा जाता है, तो अत्र यहाँ पे क्या है, पहला वर्ड है हमारा, तो अत्र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रा प्लस विस धातु में लया प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप हो जाएगा बेटा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे और इनको क्या करेंगे, प्रत्यय लगा देंगे इसमें, तो हमारा बेटा जो बन जाएगा प्रविष्टम हमारा बन जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर बेटा प्रविष्टम नहीं, यहाँ पे प्रवश्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्रवश्य, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एतानी रूप का लिंग और वचन बताइए, एतानी रूप का बेटा हो जाएगा एतानी, बेटा देखेंगे अगर ध्यान से तो ना तो ये पुल्लिंग लग रहा है ना ये स्त्रीलिंग लग रहा है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाना है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नपुंसक लिंगम बहुवचन, नपुंसक लिंग है और बहुवचन है, यहाँ पे भी नपुंसक लिंगम है लेकिन बेटा यहाँ पे एक वचन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा जिस तरीके से अभी हिंदी में एक पैराग्राफ दिया गया था, ठीक इसी तरीके से संस्कृत में एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें हमको क्वेश्चन इसमें से छांटने हैं और आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए केचन छात्रा कस्य उपायान दर्शयन्ति श्रम, तो यहाँ पे बेटा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो जल रक्षणस्य, क्या हो जाएगा जल रक्षणस्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा आप क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे तो इसी में आंसर मिल जाएगा। छात्रा कानि प्रदर्शयन्ति श्रम, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वनिर्मितानि उपकरणानि, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। विद्यालय का आयोजिता आसीत, विद्यालय का आयोजिता आसीत,
करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान प्रदर्शनी। करेक्ट आंसर विज्ञान प्रदर्शनी हो जाएगा बेटा इसका। धारा धारा पतति वाक्यम, वाक्य में कौन सा अलंकार है बेटा? धारा धारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाक्य रिपीट हो रहा है, पहला वर्ड धाधा वर्ड 2 बार आया, तो जब ऐसा कोई 2 बार वर्ड आता है बेटा तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा, कुर्चिके शब्द किस वचन का रूप है? तो यहाँ पे एक वचन का रूप है बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक वचन। शीघ्रम शब्द का विलोम शब्द बताइए। शीघ्रम बेटा क्या होता है? शीघ्रम में होता है जल्दी, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, जल्दी का मतलब हो जाएगा शीघ्रम, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंदम। शीघ्रम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंदम। शीघ्र में होता है तेज, जल्दी करना, मंदम में स्लो स्लो धीरे धीरे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदम। तो इस तरीके से बेटा हमने जो है संस्कृत के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। आप लोग कमेंट में मुझे संस्कृत के बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितना आपका स्कोर रहा है, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने संस्कृत के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए इसी के साथ हम करेंगे गणित और विज्ञान। गणित विज्ञान को हम सॉल्व करेंगे कि इसमें आपके कितने सही हैं आप बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है गणित में, यदि x + y = 7 और xy = 10 है तो x² + y² का मान बेटा बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो बेटा दिया गया है x + y, इसका स्क्वायर दिया गया है, करना है स्क्वायर, हमें दोनों साइड का क्या करेंगे स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा x² + के y² + के 2xy = 49। अब देखो बेटा इसका तो मान निकालना है, x² + के y² + के 2, xy का मान दे रखा बेटा 10 = 49। अब बेटा 10 दूना 20 और 20 जाएगा उस साइड, 20 जाएगा उस साइड, तो 49 में 20 घटा हुआ तो बेटा कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेटा मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको चेक करा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट कर दिया करें, तो मैं उसका और विस्तार तरीके से आपको क्वेश्चन लगा के बता दिया करूंगा, ठीक है। चलिए तो पहले का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका HCF 8 है, उनका एलसीएम क्या होगा बेटा? दो संख्याएं हैं बेटा, दो संख्या कौन सी है? 2x मान लेंगे और 3x मान लेंगे, ठीक है। और इनका मासा कितना है बेटा? 8 है। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। लासा हम क्या मान लेंगे? एलसीएम लिखा रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा इनका एलसीएम निकाल सकते हैं हम। निकालो एलसीएम, कितना आ जाएगा? 3 दूना 6x आ जाएगा, यानी 6x यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका एलसीएम। अब देखो 3 दूना 6 से 6 खत्म, x से x खत्म, कितना आ जाएगा? 1x बेटा खत्म हो जाएगा, 1x बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x गुणा 3x बराबर 8 गुणा 6x। 6 से 6 कट जाएगा, 1x से 1x कट जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 8। यानी हमारी संख्या जो बेटा आई वो कितनी आई? 8 दूनी 16, 16 × 48। और बेटा इनका जब एलसीएम आप लोगे ना तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है और जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो प्राप्त नया मान मूल संख्या से 513 अधिक होता है बेटा। कितना होता है? 513 अधिक होता है, ठीक है। अब देखो 513 बेटा अधिक होता है, तो ये देखेंगे कि 513 इन विकल्पों में ऐड करके देख लो, जिसमें ऐड करके घन निकल आए वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें अगर ऐड करेंगे 513 बेटा 125 में, तो 8 यहाँ पे 3 638, क्या ये किसी का घनमूल है? नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा बेटा। अब 513 इसमें ऐड करो जरा, इसमें ऐड कर लो बेटा 513 512, क्या हो जाएगा? 5 2 10, क्या ये किसी का वर्गमूल है? घनमूल है? नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 343 में ऐड करोगे तो ये भी नहीं होगा,
इसमें बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे कैसे। 216 कितने का क्यूब है, 6 का। 216 में 513 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, 9 2 7। ये कितने का हो गया, 9 का। इसमें जब हमने 513 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 729, 9 का घन। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3, जो कि कहा है कि 3 अगर जोड़ दिया जाए 513 अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। चलिए, ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपात होती है। यदि कोई वाहन 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर का ईंधन उपयोग करता है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना ईंधन लगेगा। बेटा कुछ नहीं करना है, 540 में कितना लग रहा है, 9 लीटर, तो एक में कितना लगेगा, 9/540। और कितना कहा है, 840। 840 में कितना लगेगा बेटा, ये से ये काट दो, 9 से काटो 6, 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 84। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13। तो एक्स वाई का मान बेटा ज्ञात करना है। इसको आपको क्या करना है, विकल्प से सॉल्व कर लीजिए, जल्दी आ जाएगा आंसर। कैसे, ऐसी विकल्प में संख्या देखो बेटा जिनका योग 5 हो, 2 3 5, 1 और 4 5, 5 2 7, ये तो गलत हो जाएगा। 3 और 4 7, ये भी गलत हो जाएगा। अब इनमें से कोई चेक करना है बेटा, देखो यहाँ पे भी चेक कर लो, 2 का बार करोगे 4, 3 का बार करोगे 9, 9 4 13। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लो, एक्स की अगर वैल्यू 1 है तो 1 का करोगे बार 1, 4 का करोगे 16, 16 1 17, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ता है, विकल्पों से बेटा सॉल्व करना पड़ता है। विकल्पों से आपके क्या हो जाएंगे, जल्दी आंसर आ जाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है, दिया गया है 27 की पावर x/3 बराबर 9 की पावर 3। बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 x/3, और यहाँ पे 3 की पावर, यहाँ पे 9 लिखा है बेटा केवल, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, 3 से 3 काट देंगे बेटा। यहाँ पे क्या बचा, x, 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2। आधार समान होती है बेटा तो घात बराबर, यानी x का मान कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, है कहीं पे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, m और n द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 11x प्लस के 24। देखो इसको कैसे करना है, लिखा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 24। इसके क्या करना है, हमको फैक्टर करना है बेटा, गुणनखंड कर लेंगे अगर हम, तो क्या मान निकलेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 3x प्लस के 24 बराबर 0। यानी एक मान आ जाएगा बेटा, x बराबर आ जाएगा 8 और x बराबर आ जाएगा 3। अब जब भी प्लस का चिन्ह लगा होता है बेटा, तो हम कोई सा भी मान लेंगे। माना हमने m का मान 8 हो गया, n का मान कितना हो गया 3, यहाँ पे क्यूब कहा है, 8 का क्यूब करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 512, 3 का करोगे तो 27, ऐड करो 9 3 5, कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इस चीज पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको इसके गुणनखंड कर लेने हैं, 2 मान आएंगे, उसमें से किसी एक को m मान लेना, किसी एक को n मान लेना। m की घात 3 प्लस n की घात 3 कहा है तो मान निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, दो समानांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल काटती है, सह अंतः कोणों का अनुपात 1:3 है, छोटे कोण का मान बताइए बेटा। देखिए जब भी अंतः कोणों का अनुपात दिया जाए तो उनका योगफल बेटा 180 होता है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे x और यहाँ पे मान लेंगे 3x बराबर 180। करेंगे बेटा सॉल्व तो 4x बराबर 180, तो x बराबर क्या आ जाएगा 45। तो यहाँ पे एक कोण तो हो जाएगा बेटा 45, और 45 में करेंगे 3 का गुणा तो 5 3 15 4 3 12 135। सबसे छोटा कोण पूछा था कौन सा हो जाएगा 45। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y प्लस की 1/y बराबर 5,
वाई स्क्वायर प्लस के 1/y² बराबर 5, इसका मान निकालना है बेटा। कैसे करेंगे, दोनों साइड का इसका स्क्वायर कर दो, तो y² प्लस के 1/y² प्लस के 2y गुणा 1/y बराबर 25। y से y बेटा कट जाएगा, y² प्लस के 1/y² प्लस के 2, यहाँ पे क्या चाहिए बेटा 5 चाहिए, तो यहाँ पे 3 ऐड कर दो, तो यहाँ पे भी 3 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 5, y² प्लस के 1/y² प्लस के 5 और 25 3 28, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है बेटा। देखिए यहाँ पे यदि 2x² प्लस एक्स प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x प्लस 1 को सरल करने पर ठीक दो समान पद हों तो ए का मान बताना है। करना है ए का मान बताना है, कैसे करोगे, यहाँ पे बेटा माइनस का अंदर गुणा कर देंगे और सॉल्व कर लो। 2x² प्लस के ax प्लस के 3 माइनस के x² प्लस के 4x और यहाँ पे ये माइनस का 1 हो जाएगा। 2 में से बेटा एक x² घटाओगे तो x², यहाँ पे क्या हो जाएगा x बेटा कॉमन ले लो इसमें, तो a प्लस 4 इंटू एक्स और 3 में से एक जाएगा तो 2। अब कहा है कि दो असमान पद होने चाहिए, ये तो असमान है ये असमान है, यानी यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, तो a का मान हम कितना रख दे कि 0 हो जाए, तो कहोगे a का मान -4 रख दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। -4 + 4 0 और दो असमान पद आ जाएंगे बेटा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 32 से विभाज्य हो। बेटा इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता है, आप विकल्पों में 16 का भाग देके देखो, 18 का दो, 32 का दो, जिस भी संख्या में तीनों से भाग चला जाए वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 16 का भाग 24 में जा रहा है, नहीं जा रहा, गलत। क्या 18 का भाग 36 में जा रहा है, जा रहा है, लेकिन 16 का भाग तो नहीं जा रहा, गलत। 32 का भाग 72 में जा रहा, क्या नहीं जा रहा बेटा, गलत। 288 सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का भाग भी जाएगा, 18 का भाग भी जाएगा, 32 का भाग भी जाएगा। अगर बात की जाए कैसे लगाना है, तो तीनों का बेटा लासा ले लीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, लासा ले लो। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो बेटा 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृतिक हैं 0 को छोड़कर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक गेंदबाज ने विकेट लिए, इतने इतने नंबर दिए गए हैं, बहुलक। बहुलक में बेटा देखा जाता है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे बेटा तो 1 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 4 बार आया है, जबकि 5 कितनी बार, 1 2 3 बार आया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप अगर इन संख्या में देखोगे तो 2 सबसे अधिक बार आया है, तो जो संख्या जितनी अधिक बार आती है उसका बहुलक वही कहलाएगा। यदि डेटा का माध्य 11 है तो जेड ज्ञात कीजिए, 3 21 इतने इतने। माध्य बेटा जब भी ज्ञात करना होता है तो कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं को ऐड करना है। क्या करना है, सभी संख्याओं को ऐड करना है और बटे में उन संख्याओं की संख्या लिखना है। देखो बेटा 3 और 21 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 26। 26 में 10 जोड़ोगे 36, 36 में 7 जोड़ोगे 43, 43 में 9 जोड़ोगे 43 में 9 जोड़ोगे बेटा कितना, 49, 49 में 9 जोड़ोगे 58, 58 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 64, 64 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 79 और 20 कितना हो जाएगा, 99 क्या 97 हो जाएगा बेटा, 97 और जेड बेटा लिखोगे यहाँ पे। टोटल संख्या कितनी है, 9 बराबर 11, तो 97 प्लस के जेड बराबर 99। इसको बेटा ले जाओगे उस साइड, तो 99 माइनस 97 जेड बराबर 2, ऑप्शन है ऑप्शन डी यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेड के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा, 2। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा का बीच कोण कितना होता है, बेटा ये हमारा होता है वृत्त। यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, स्पर्श रेखा, यहाँ पे जो त्रिज्या, तो यहाँ पे बेटा जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, इस चीज को याद रखना। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। x + y + z बराबर 0 दिया है, x² + y² + z² बराबर 2 दिया है, x की घात 4 + y की घात 4 + z की घात 4 ज्ञात करना है बेटा, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, 2xy z
इसका मान निकाल लेना, फिर इसका दोबारा करना पड़ेगा तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज में परिधि त्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अंतर 3 है बेटा। देखिए यहाँ पे अंतः वृत्त की जो त्रिज्या का बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है a/√3 और अंतः वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/2√3। इनका अंतर बेटा दे रखा है 3। कितना? 3 ही दे रखा। एलसीएम ले लो 2√3, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2a माइनस के a बराबर 3, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 3 दूना 6√3। क्या पूछा है बेटा? क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 6√3 इसका स्क्वायर। तो √3/4 और यहाँ पे 6 का वर्ग 36, यहाँ पे 3 से काटो, 9 बार 9 3 27√3 है कहीं पे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण 40 है। विपरीत खंड के कोण, बेटा जब ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु पी रेखाखंड 2,4 और 8,16 को जोड़ने वाले रेखाखंड 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, यानी अंतर विभाजन करता है बेटा। यहाँ पे देखो ये हमारा दिया गया है, यहाँ पे इसके कितने हैं 2,4, इसके बिंदु के निर्देशांक 8,16। यहाँ पे बेटा हम कैपिटल X कैपिटल Y मान लेंगे। यहाँ पे रेशियो है 1:2। अगर हम इसको m मान ले, इसको n मान ले, इसको बेटा x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2, तो x का मान आ जाएगा बेटा क्या होता है mx2 प्लस के nx1 बटे में m प्लस n। mx2 बेटा करेंगे इसका गुणा तो कितना हो जाएगा 8, इसका करेंगे इसमें 2 और 2 और 1 3। 1 मिनट बेटा, 2,4 8,16 रेशियो है 1:2। इसका करना है इसमें 8, 2 दूना 4, इसका बेटा इसमें किया तो 4 आएगा ना। ठीक है, तो 8 4 12 बटे में 3 यानी 4, यानी जो x का मान आ गया बेटा 4। बेटा आगे हल ही नहीं करना है, पहला पॉइंट 4 है, ऑप्शन ए पहले में ही दे रखा है 4, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा p + q = 4 और p² + q² = 10, तो p की घात 4 + q की घात 4 - 2 p² q² का मान पूछा है बेटा। आपको इसका स्क्वायर करना है, इसके बाद इसका स्क्वायर करना है बेटा, तो आंसर आपका आ जाएगा 64, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में मुझे कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मुझे आपका आंसर सारे के सारे चेक कराने जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए यहाँ पे बेटा कहा x + 2y + 3z 2x - y + z में असमान पदों की संख्या। बेटा इन दोनों का जब गुणा कराओगे और उसमें देखोगे कि असमान पद, सभी पद अलग अलग कौन कौन से हैं, तो टोटल पदों की संख्या बेटा यहाँ पे 6 आ जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी सतहों पर रंगा जाता है, फिर उससे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ऐसे बेटा छोटे घनों की संख्या जिनके ठीक 2 सतह रंगीन हो, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर 12। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर संख्या एक पूर्ण घन बन जाए, जिसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 देखो। बेटा विकल्प में आप 728 जोड़ दीजिए, जिस भी जोड़ने पर उसका घनमूल निकल आए तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बेटा 728 अगर इसमें ऐड कर देंगे 1000 में, तो कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा बेटा, जो कि हमारा 12 का क्यूब है। और 1000 कितने का क्यूब है? ये 10 का क्यूब है बेटा। क्या ये इससे 2 देखे कि नहीं है? 10 2 12, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा एक वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 14 मीटर, इसके चारों ओर बाहर 7 सेंटीमीटर 7 मीटर चौड़ा एक समान पथ बनाया गया है। बेटा ये हमारा क्या है? चित्र बन जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी कहा है? 14 कहा है। कितने मीटर चौड़ा रास्ता है? 7 मीटर।
कितना है बेटा, ये हमारा 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। 14 ये था, 7 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा बाहर वाले का क्षेत्रफल यानी कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बेटा फॉर्मूला होता है R1 माइनस पाई आर स्क्वायर 2। बाहर वाले का 22/7 गुणा, बाहर का कितना हो जाएगा 21 गुणा 21 माइनस बाहर वाले का, ये हो जाएगा अंदर वाले का, कितना हो जाएगा 14 गुणा 14। काट देंगे बेटा, 14 दूनी 7 3 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 63 माइनस 22 दूना, यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणा 28। बेटा 22 कॉमन ले लो आप, 63 में से घटाओगे कितना बचेगा 13 में से 5 और यहाँ पे 5 में से 3 35, 22 5 110 11 22 3 66 770 770 बेटा, कहाँ 770, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल दोनों घटा देंगे तो बीच वाले पथ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है बेटा, एक संख्या को 20% घटाने पर 168 हो जाता है मूल संख्या बेटा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 168 का बेटा आप 20% निकाल लो। ठीक है, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, एक संख्या का 20%, चलो ऐसा नहीं, ऐसे करो, कोई संख्या मान ली हमने x, 20% निकालना बेटा, इसका बराबर कितना करना है 168, 20 पंचे 100। ठीक है, x बराबर इसका करो बेटा गुणा, एक संख्या को 20% घटाने पर वह 168 हो जाती है मूल संख्या। ठीक है, मूल संख्या बेटा पूछ रहा है यहाँ पे। इसको बेटा और सरल विधि करते हैं, विकल्प से लगाओ इसको, क्या करेंगे विकल्प से लगाएंगे बेटा, विकल्पों में चेक कर लो कि 20% किसका निकल रहा है, 168 अधिक होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन डी है, इसका निकालो 20%, 1 0 1 0 1 0, 21 दूना 42। ठीक है, अब बेटा 210 में से अगर हम 42 घटाएंगे, 20% यही तो आया इसका, तो कितना आ जाएगा 8 6 1, क्या हो जाएगा 8 6 1। यानी कि इसका अगर हम 20% निकालें और इस 20% को इसमें से घटा दें तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 3 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। बेटा जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो टोटल संभावना कितनी बनती है 8, और जब एक कह रहा कि एक हेड, जब एक हेड आएगा तो कितनी प्रायिकता होगी, तो 7/8 हो जाएंगे बेटा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त में चाप, ये बेटा चित्र बना गया है, APV ये वाला, ये बेटा कोण कैसे निकालोगे, जो बेटा यहाँ पे परिधि पे बना कोण होता है ना, केंद्र पे बना कोण का दोगुना होता है, ये 50 तो ये 100 और ये 100 होता है ना बेटा। तो इन दोनों आपस कोणों का ये चतुर्भुज बन रहा है, चूंकि ABP AQBP चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये 100 है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा, यहाँ पे पूछ रहा है कि OA और स्पर्श रेखा, अभी बताए थे बेटा 90 अंश का कोण बनता है इनका, वृत्त की त्रिज्या केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाए। तो इस तरीके से बेटा हमने गणित के जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी चेक किए हैं। आप अपना आंसर चेक कर लीजिए और बताइए कमेंट में कि आपके जो गणित में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। आपका मैथ में कितना स्कोर रहा है ये कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, चलिए इसके साथ हम चलते हैं लास्ट टॉपिक साइंस के क्वेश्चनों की ओर। उपचारात्मक रणनीति के रूप में विभेदित शिक्षण के रूप से शिक्षक को शिक्षण के किन आयामों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषय वस्तु क्या पढ़ाया जाता है, प्रक्रिया कैसे पढ़ाया जाता है,
समझ को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई वस्तु तब तक स्थिर या एक समान गति में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, इसे इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये बताना है कि न्यूटन के किस नियम द्वारा, तो बेटा न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ये हमें बताती है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइट्रोजन चक्र में जीवाणुओं का कौन सा वंश अमोनिया का ऑक्सीकरण करके नाइट्राइड में बदलने का यानी नाइट्रिफिकेशन का पहला चरण होता पूरा करता है? तो नाइट्रोसोमोनास बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक है? बेटा जो विद्युत प्रतिरोध आर होता है उसका एसआई मात्रक ओम होता है, करेक्ट आंसर ओम। वैज्ञानिक निष्कर्षों को मुख्य रूप से इसलिए विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि उसी विधि का पालन करने वाले किसी भी योग्य शोधकर्ता द्वारा दोहराए जा सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिट्टी को बर्तनों का आकार दिया जाता है और एक भट्टी में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त अंतिम कठोर पदार्थ को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चार विकल्प दिए गए बेटा, कौन सा हो जाएगा? सिरेमिक, यहाँ पे सिरेमिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख सकते बेटा कि ये थोड़े मिलते जुलते ऑप्शन है, यही एक अलग वर्ड लग रहा है जो कभी सुना नहीं होगा। रबड़, कांच, प्लास्टिक, सिरेमिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 pH 25 डिग्री पर वाले विलयन को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में बेटा? देखिए जो बेटा यहाँ पे हम बनाते हैं pH पैमाने का, यहाँ पे हमारा होता है 7, इसके पहले होता है अम्लीय माध्यम, इसके बाद होता है क्षारीय माध्यम। जो 7 बिंदु होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है, यानी तटस्थ होता है बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तटस्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेमार्क के विकासवाद के सिद्धांत, लेमार्कवाद के अनुसार नई प्रजातियां मुख्य रूप से इनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। किनके द्वारा? उपयोग और अनुपयोग के माध्यम से विकसित अर्जित लक्षणों की वंशागति, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बेटा, अपने क्वेश्चनों को चेक करते जाइए आप और मुझे कमेंट में बताते जाइए कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त जल को सबसे उपयुक्त रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में बेटा? पेयजल में, करेक्ट आंसर हो जाएगा पेयजल। नियंत्रित प्रयोग में परिणाम पर इसके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर बदलाव किए गए चर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? चर, स्वतंत्र चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतंत्र चर। विज्ञान शिक्षा में रूब्रिक का मुख्य रूप से इसके उपयोग किया जाता है। इसका बेटा? मूल्यांकन के मानदंड और प्रदर्शन के स्तर निर्धारित करने के लिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पहला पूर्णतः संश्लिष्ट रेशा जो पूरी तरीके से पेट्रोकेमिकल आधारित पदार्थों से बना होता है, जो बेटा होता है वो नायलॉन होता है। क्या होता है? नायलॉन होता है बेटा। किसी भी वस्तु की स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली छवि का स्वभाव कैसा होता है बेटा? जो बेटा उत्तल दर्पण द्वारा बनता है प्रतिबिंब, वो हमेशा आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। तो आभासी, खड़ा और छोटा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को मुख्य रूप से अर्ध स्वायत्त अंगक कहा जाता है क्योंकि वे क्या होते हैं? इनमें स्वयं का वृत्ताकार डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर की घात 3 आयतन वाले एक धातु के ब्लॉक का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर इतने हैं, यह मानते हुए कि ठोस संदैशिक है और बीटा बराबर 3 बीटा है। जब इसे 50 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि हुई?
बेटा जो आयतन में वृद्धि होगी, डेल्टा टी का मान, डेल्टा वी आयतन, 3 अल्फा बेटा रखोगे मान 3 गुणा अल्फा का मान क्या दे रखा है 10 गुणा 10 की घात -6। और ये बेटा टेम्परेचर दे रखा है कितना है 50। जब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 0 10 की घात -6, 5 3 15। तो बेटा यहाँ पे 1.5 लिख सकते 10 की घात 3 और 10 की घात -6 घटाओगे तो 1.5 गुणा 10 की घात -3। तो यहाँ पे जो बेटा हमारा, चूंकि ये किस में आना है बेटा हमारा सेंटीमीटर में आना है, क्या इसमें आना है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर की घात 3 बेटा पूछ रहा है, ये हमारा आएगा, देखना है इन सभी का बेटा गुणा करोगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0.15 सेंटीमीटर की घात 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक चीज़ ध्यान दो, इस 100 का भी मल्टीप्लाई कराना है जो कि हमने नहीं कराया है। यहाँ पे 100 का कराओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1500 कराओगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा 150 10 की घात -3। अब यहाँ पे कराओगे तो 0.15 आ जाएगा। ठीक है, तीनों को गुणा कराना बेटा 100 का और 3 अल्फा का 50 का, तो आंसर आ जाएगा हमारा वृद्धि में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेफ्रिजरेटर और एरोसॉल स्प्रे से निकलने वाले फ्लोरोकार्बन CFCs मुख्य रूप से किसकी क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं? बेटा ओजोन परत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक ध्वनि पल्स को एक चट्टान की ओर भेजा जाता है 1.5 सेकंड। ये समय लगता है बेटा उसको आने जाने का कुल समय दे रखा है के बाद उसकी गूंज सुनाई देती है। यदि हवा की ध्वनि 340 मीटर प्रति सेकंड है तो स्रोत को चट्टान की दूरी बताना है। दूरी बताना बेटा, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल बेटा कितनी है 340, समय कितना है ये बेटा टोटल समय दिया है तो एक ओर का कितना हो जाएगा आधा कर देंगे समय का, कितना 170, यानी 17 गुणा 15 दशमलव हटेगा 0 हट जाएगा, 17 15 70 105 10 255 है कहीं पे 255। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूल वाले पौधों में परागण को परागकणों के स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, किसमें किया जाता है परागकोश से वर्तिकाग्र तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऐसा पदार्थ जो किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस ओर दुर्बल रूप से आकर्षित और क्षेत्र हटा लेने के बाद अपना चुंबकत्व बनाए नहीं रखता, उसे इस रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्या हो जाएगा बेटा अनुचुंबकीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। NCF 2005 की सिफारिश है कि विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों की इसमें मदद करना होना चाहिए। क्या हो जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव और स्थानीय परिवेश में जोड़ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत कहता है कि किसी जनसंख्या में एलील आवृत्तियां तभी स्थिर रहती हैं जब निम्नलिखित में कौन सी शर्तें एक साथ पूरी होती हैं। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये विकल्प एक तो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है और यह आबादी बड़ी है, यह जो इसमें यक्षदा प्रजनन होता है, कोई चयन नहीं, कोई उत्परिवर्तन नहीं, कोई जीन प्रवाह नहीं होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस में किडनी फेलियर से पीड़ित मरीज के खून को एक मशीन से गुजार कर शुद्ध किया जाता है, जिसमें होता है क्या होता है एक अर्धपारगम झिल्ली जो यूरिया और अतिरिक्त नमक को छानकर अलग कर देता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है।
तो बेटा लोहे में यानी इस्पात में सबसे अधिक होती है। लोहे को उसके अयस्क हेमेराइट से निम्न द्वारा निकाला जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में कोक के साथ अपचयन करके। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंचुआ को उभयलिंगी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक जीव में क्या हो जाएगा बेटा, नर और मादा दोनों प्रजनन होते हैं। केंचुआ एक ऐसा प्राणी है जिसमें नर और मादा दोनों एक ही प्राणी में होते हैं। जबकि देखोगे मनुष्य में नर अलग होता है, मादा अलग होता है, जानवरों में नर अलग मादा अलग। देखिए केंचुआ एक ऐसा प्राणी है जिसमें नर मादा एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं बेटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो बेटा रोम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोम हमारी प्राथमिक मेमोरी है। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए अनुशंसित परियोजना आधारित और विषयगत दृष्टिकोण को मुख्य रूप से विषय विभाजित शिक्षण की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से संबंधित वास्तविक दुनिया की समस्याओं का एक साथ पता लगाने की अनुमति देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एस्टिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? बेटा जो एस्टिक अम्ल होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इसमें क्रियात्मक समूह हो जाता है COOH। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक छात्र कांच के एक स्लैब का उपयोग करके प्रकाशिकी का एक प्रयोग कर रहा है। लेजर किरण कांच में से इतने मीटर गति गुजरती है, यदि हवा में प्रकाश की चाल इतने मीटर, तो कांच में प्रकाश की चाल। बेटा कांच में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक निकालना, कांच के स्लैब अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बेटा होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे में कांच में प्रकाश की चाल। इसको बेटा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1.5। कहाँ 1.5? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 3 किलोग्राम की वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से खुरदरे 12 मीटर की दूरी पर चलती है के बाद रुक जाती है। उस पर लगने वाले औसत घर्षण बल का परिणाम, औसत घर्षण बल का बेटा जो परिणाम होगा वो कितना हो जाएगा 6N। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो 2 जुलाई 2026 शिफ्ट दूसरे विज्ञान वर्ग का जो यूपी टेट का जो पेपर था, उसको सभी क्वेश्चनों को मैंने कंप्लीटली सॉल्यूशन आंसर की आपको प्रोवाइड करा दी है। अब आप लोग अपने क्वेश्चनों को चेक कर लीजिए और कमेंट में मुझे अपना स्कोर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।